गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर हम अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति के साथ, लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। पिछली वीडियो में हम देख चुके थे कि किस तरह से राजा ने करों में वृद्धि की, जिसकी वजह से जनता परेशान हुई। लेकिन क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, इस वीडियो में हम यहाँ से अपनी शुरुआत करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो प्राचीन राजतंत्र था उसके अंदर सम्राट को कर बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं था। उसको अगर कर बढ़ाने थे तो उसके लिए उसको एक स्टेट्स जनरल, जिसे प्रतिनिधि सभा कहते हैं, इसको जो है एक बैठक आयोजित करनी पड़ती थी। उसके बाद ही वो इसके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकता था। तो जैसा कि हम देखते हैं, अंतिम बैठक जो इस तरह की अंतिम बैठक थी वो 1614 ईस्वी में हुई थी। और 16 से 14 के बाद जो है ऐसी स्थिति नहीं आई कि राजा को इस बैठक को बुलाना पड़े। मतलब ये कह सकते हैं कि ये नाम मात्र की जो है एक प्रतिनिधि सभा थी। इसके बाद लुई 16वें ने जब उसको करों में वृद्धि करनी थी तो उसने 5 मई सन 1789 को जो है इस बैठक का आयोजन किया। और इस बैठक में जब ये लोग शामिल हुए तो जैसा हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने इसमें अपने प्रतिनिधि भेजे। प्रथम स्टेट से यहाँ 300 प्रतिनिधि आए और सेकंड स्टेट से भी 300 प्रतिनिधि आए, जबकि तीसरे स्टेट से जो है 600 प्रतिनिधि आए। इस सभा के आयोजन के लिए वर्साय में एक महल को सजाया गया। आमने सामने की कतारों में वो 300 बिठाए गए जो प्रथम स्टेट और सेकंड स्टेट थे, और जो 600 प्रतिनिधि भी तृतीय स्टेट से आए थे उनको इनके पीछे खड़ा किया गया। और तो किसानों, कामगारों को जो है इस सभा में प्रवेश उनका वर्जित था, इसलिए उनकी मांगों को लगभग 40,000 पत्रों के साथ जो है ये जो 600 प्रतिनिधि थे उनके माध्यम से वो वहां पर लेकर आए। सभा का आयोजन शुरू हुआ। राजा ने करों में वृद्धि की जब बात कही तो इन जो 600 प्रतिनिधि थे, इन लोगों ने सबसे पहले तो ये कहा गया, क्योंकि अब से पहले जो नियम था वो मत देने का अधिकार प्रत्येक जो स्टेट था उसमें से सिर्फ एक मत देना था, 3 मतों पर ही जो है पूरी कार्रवाई हो जानी थी। लेकिन इन्होंने कहा कि इस बार हम जो है जितने भी लोग यहाँ से प्रतिनिधि बनकर आए हैं, हमें प्रत्येक आदमी को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इसी के चलते उनमें सहमति नहीं बनी और उन्होंने जो है खड़े हो गए और वहां से बाहर निकल गए कि हमने जो है इसमें प्रतिभाग नहीं करना है। ऐसे समय में जो उनका उस जो आंदोलन था, जो उसका एक तरह से कहें कि उसका अगवा कौन था, तो अगवा नेता जो है उस समय मिराबियो और आबेसिये, ये 2 नाम बड़े उस समय के प्रमुख थे जिन्होंने इसमें योगदान दिया। मिराबियो एक कुलीन परिवार से था और उसने जो है एक बड़े जबरदस्त ढंग से उस समय भाषण भी दिया उनको, जबकि आबेसिये मूलतः पादरी था और इसने कि तृतीय स्टेट्स क्या है, इसी शीर्षक से एक जो है पत्रिका निकाली, पंपलेट टाइप, जिससे जो है एक प्रचार प्रसार हो सके कि लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए। अब इन लोगों ने यहां से निकलने के बाद ये टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए और वहां पर इन्होंने एक नेशनल असेंबली के नाम से जो है शपथ ली सब लोगों ने मिलकर कि जब तक हम एक ऐसे संविधान का निर्माण नहीं कर देंगे जिससे सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगे, तब तक हम जो है अपने कार्य में लगे रहेंगे। और यही इसी के परिणाम स्वरूप जो है इन लोगों ने 4 अगस्त 1789 की रात को जो है जो असेंबली थी, इस असेंबली ने जो है करों पर जो धार्मिक कर था उसको देना बिल्कुल उसके लिए मना कर दिया कि धार्मिक कर नहीं देंगे। और जो पादरी थे, पादरी वर्ग को जो उनके विशेषाधिकार थे वे उनसे छीन लिए गए और जो चर्च की संपत्ति थी वो भी जो है सरकार के अधीन आ गई। और इस तरह से सरकार के पास अब लगभग 20 अरब लिवरे जो है संपत्ति सरकार के पास आ गई थी। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। तो नेशनल असेंबली ने 1791 ईस्वी में संविधान के प्रारूप को तैयार कर लिया और इसका मुख्य उद्देश्य था कि अब शक्ति एक आदमी के पास न रहकर उसको जो है अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया। जैसे
न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। इसमें मुख्यतः जो ये बनाया गया नेशनल असेंबली का चुनाव कैसे होगा, इसके लिए फ्रांस में जो है जो इन्होंने किया, सबसे पहले इन्होंने कहा कि निष्क्रिय नागरिक, लगभग 30 लाख लोग ऐसे थे जिनको निष्क्रिय मान लिया गया, जो टैक्स नहीं भरते थे, महिलाएं थी, 25 वर्ष से कम जिनकी उम्र थी। इसके बाद सक्रिय नागरिक, लगभग 2.8 करोड़ जनसंख्या, जो टोटल फ्रांस की जनसंख्या थी उसमें से मात्र 40 लाख लोग जो है मतदाता बन पाए। अब मतदाता वही लोग बन पाए जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो है टैक्स भरते हो, उसको सक्रिय नागरिक मान लिया गया। ये लोग यहाँ से एक निर्वाचक मंडल जिसमें लगभग 50,000 पुरुषों को चुनते थे, ये मतलब 40 लाख लोग 5,000 पुरुषों को चुनेंगे। ये 50,000 पुरुष जो है फिर अप्रत्यक्ष रूप से नेशनल असेंबली के 745 लोगों को चुनेंगे और नेशनल असेंबली से ही मंत्री बनेंगे, लेकिन उनके ऊपर असेंबली का पूरा नियंत्रण होगा। यहाँ तक कि जो सम्राट है, जो कार्यपालिका में आता है, उसके ऊपर भी नेशनल असेंबली का नियंत्रण रहेगा, लेकिन राजा यहाँ पर जो है नेशनल असेंबली का निषेध भी कर सकता है। विधायिका और कार्यपालिका, जो न्यायपालिका बचती है, उसमें जो न्यायाधीश बनेंगे वो भी सक्रिय नागरिक जो है वही न्यायाधीश का चुनाव करेंगे। संविधान का प्रारूप बनने के बाद जो एक तरह से हम कहेंगे कि उन्होंने जो प्रतीक बनाए, उन प्रतीकों को हम इस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने बनाया टूटी हुई जंजीर। इसका जो अर्थ है वो ये है कि जो दास होते थे, दास लोगों को जो है जंजीरों में बांध कर रखते थे। अब टूटी हुई जंजीर का अर्थ है कि अब वो जो है स्वतंत्र हो चुके हैं। दूसरा नंबर है छड़ों का बर्छीदार गट्ठर। तो हम देखते भी हैं कि अगर सिंगल लकड़ी होगी तो वो आसानी से टूट जाएगी, और जबकि अगर हम उसका गट्ठर बना देंगे तो वो नहीं टूटेगी। तो इसका मतलब है कि एकता में बल है। इसके बाद आता है त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख। तो ये जो सर्वदर्शी आंख है ये ज्ञान का प्रतीक है, जबकि चित्र में आप देख रहे हैं कि सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं वो अंधकार को मिटाने के लिए हैं। नंबर 4 है राजदंड। यह है शाही सत्ता का प्रतीक। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप। तो आपने देखा है कि ये समानता का प्रतीक है, क्योंकि जब सांप अपनी पूंछ अपने ही मुंह में ले लेगा तो वो एक अंगूठी के आकार का बन जाएगा और अंगूठी का कोई छोर नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वो समानता दिखाना चाह रहा है। लाल फ्राइजियन टोपी। इस टोपी को अक्सर जब दास मुक्त हो जाते थे तो दासों के द्वारा पहने जाने वाली ये टोपी थी। और इसके बाद है नीला सफेद लाल। नीला सफेद लाल ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। इसके बाद है डेनो वाली स्त्री। तो डेनो वाली स्त्री यहाँ पर जो है कानून का एक मानवीय रूप है, जबकि विधिपट जो है दर्शाता है कि कानून सबके लिए समान है और उसकी नजर में सब बराबर है। अब हम देखते हैं कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई। जैसा हमने बताया कि राजा ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो गुप्त तरीके से जो है परसा के राजा से बात कर रहा था, क्योंकि आसपास के जितने भी देश थे उन सबके राजाओं को बड़े चिंतित थे इस बात को लेकर कि जैसा फ्रांस में हुआ है कहीं ऐसा हमारे यहाँ ना हो जाए। और वे फ्रांस में सेना भेजने की सोच ही रहे थे कि उससे पहले ही जो है जो नेशनल असेंबली थी उसने अप्रैल 1792 में परसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर दी। और जैसे युद्ध की घोषणा हुई तो जितने भी स्वयंसेवी थे प्रांतों से वो जो है अपने आप ही सेना में भर्ती होने के लिए सामने आए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये लड़ाई राजाओं और कुलीनों के खिलाफ है और इसमें गरीब जनता को ही सामने आना है। तो वे सब लोग जो है अपने आप से सेना में भर्ती होने लगे और कहीं ना कहीं जो है फ्रांस को जीत उन्होंने इस युद्ध में दिलाई।
इसी समय, जिस समय ये स्वयंसेवी प्रांतों से आकर सेना में भर्ती हो रहे थे, उसी समय प्रसिद्ध कवि रॉजर दे लायल के द्वारा जो मार्सिले गीत था उसको बहुत अच्छे तरीके से लोगों के द्वारा गाया गया। प्रत्येक लोगों के जुबा पर मार्सिले मार्सिले था, और यही मार्सिले आज वर्तमान में जो है फ्रांस का राष्ट्रगान बन चुका है। उसी दौरान जब लोग युद्ध में जाने लगे तो घरों में जो है अब जो महिलाएं थी उनके कंधों पर जो है एक तरह से हम कहेंगे कि घर का जो काम काज है वो सब उनके कंधों पर आ पड़ा, जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। जगह जगह पर जो है क्लब बनने लगे। उन क्लबों में सबसे जो महत्वपूर्ण क्लब था वो था जैकोबिन क्लब, और जिसके एक प्रमुख नेता थे मैक्समिलियन रोबेस्पियर। इन लोगों ने जमकर जो है अपना प्रचार प्रसार करते रहे, और इसी समय जो है ये सब चलते चलते 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत जो है असेंबली, जिसको कन्वेंशन नाम दिया गया, उसने जो है 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया। और राजतंत्र का अंत होते ही जो लुईस सोल्वे था उसके ऊपर जो है वहां पर महाभियोग लगाया गया। देशद्रोह, न्यायालय ने उसको देशद्रोह का जो आरोप लगाकर उसके ऊपर लुईस सोल्वे को 21 जनवरी 1793 को पैलेस डी ला कॉनकॉर्ड में फांसी की सजा सुना दी। और जल्दी ही यह हस्र उसकी जो रानी थी मैरी अंतोनेट, उसका भी यही हस्र हुआ। अब प्यारे बच्चों, पाठ बड़ा लेंथी है, तो इससे जो बाद ये कंटेंट है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।